बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब को बहुत सारी हुकूमत की तरफ से ऑफर्स हुई हैं, बल्कि यह भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ऑफर्स हुई हैं कि आप बनी गाला में शिफ्ट हो जाएं, आप केपीके की किसी जेल में शिफ्ट हो जाएं, बल्कि यहां तक कि आपको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ अब सामने आ चुका है। अब असल हकाइक क्या है? क्या वाकई ही हुकूमत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इस तरह की कोई ऑफर हुई, कोई डील करने की बात हुई कि नहीं हुई? इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मरियम नवाज ने पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के अजरा की तकरीब से खिताब किया, उसको भी इवेल्युएट करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जमान के मिलिट्री ट्रायल पर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट सवालात उठाए गए हैं और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है, इसको भी वैल्यूएट करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने अडेला जेल में मीडिया और वकला से अहम गुफ्तगू की है और उनकी गुफ्तगू उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट की गई, इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से, क्योंकि सबसे पहले इमरान खान साहब का यह मौकफ था कि उन्हें डील्स के हवाले से मुख्तलिफ ऑफर्स आ रही हैं कि आपको बनी गाला में शिफ्ट कर देंगे, आपको हाउस अरेस्ट कर देंगे, आपको केपीके की किसी जेल में भेज देंगे, आपको रिहा कर देंगे, वट। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से अपना मौकफ दिया था कि मुझे जितनी भी ऑफर्स आ रही हैं, मैं किसी भी ऑफर को कबूल नहीं करूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा और मैं ना तो बनी गाला में जाऊंगा, ना केपीके में जाऊंगा, ना मैं अपनी रिहाई की बात करता हूं। मतलब कि जब तक के 9 मई के असीरान को रिहा नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक मैं अपनी रिहाई की बात नहीं करूंगा। मुझे तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा अरसा जेल के अंदर हो गया है, मैंने अपने केसेस को फेस किया है, मेरे केसेस बहुत सारे खत्म हो गए, बरी हो गया और झूठ पर मबनी केसेस हैं और जो मजीद केसेस हैं उनमें भी मुझे रिलीफ मिल जाएगा। मुझे किसी के साथ कोई डील वगैरह करने की जरूरत नहीं है और हुकूमत की तरफ से जो ऑफर्स की जा रही हैं मैं उनको रिजेक्ट करता हूं। इस हवाले से अली मीन गंडापुर भी कहते थे कि जी हमें काफी सारी डील्स के हवाले से ऑफर्स आ रही हैं और अलीमा खान साहब भी कहती थी कि अली मीन गंडापुर के जरिए से हमें बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन हमें बराह रास्त कोई इस तरह की ऑफर नहीं की गई। लेकिन गंडापुर साहब कहते हैं कि कुछ ऑफर्स आ रही हैं और शेर अफजल मरवत साहब ने तो बल्कि इससे भी थोड़ी आगे की बात कर दी। उसने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी हुकूमत के साथ बात तय हो चुकी थी कि इमरान खान साहब को 20 दिसंबर को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके काउंटर में बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की स्टेटमेंट आई कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई, इस तरह की कोई ऑफर नहीं आई। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, हाउस अरेस्ट के हवाले से, केपीके की किसी जेल में मुंतकिल करने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं आई। अच्छा, अब यहां एक बड़ी अहम बात यह भी है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को देखें, शेर अफजल मरवत साहब को देखें, अलीमा खान साहबा को देखें, अली मीन गंडापुर को देखें, इमरान खान साहब को देखें, सबकी स्टेटमेंट डिफरेंट है। इनका आपस में कोई जोड़ नहीं बनता, कोई बात कोई सुनाता है, कोई दूसरी बात सुना देता है। लेकिन अब इस पर हुकूमत की तरफ से एक मौकफ आ गया है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि हुकूमत ने इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की, बल्कि सिरे से किसी किस्म की कोई भी ऑफर नहीं की गई कि आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा या केपीके की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, बल्कि यहां तक कि कोई ऐसी ऑफर नहीं की गई कि आपको रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से तो ऐसी ऑफर नहीं की गई और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑफर की गई हो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस तरह की कोई ऑफर नहीं की गई। तो अब राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान के मुताबिक, मैं वैसे पहले भी इसके ऊपर अपने ख्याल का इजहार कर चुका हूं कि बराह रास्त इस तरह की कोई ऑफर नहीं की गई। देखिए, अहम बात पता क्या होती है? जब आप चाहते हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात हो या आपके साथ कोई डील हो या बात को आगे बढ़ना चाहिए या मसले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी होता है सबसे पहले जुबानबंदी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जुबानबंदी कोई नहीं है। इमरान खान साहब भी किसी का लिहाज कोई नहीं रखते।
और हुकूमत की तरफ से भी हम देखें तो वो भी किसी का लिहाज नहीं रखते, इमरान खान साहब के खिलाफ बातें करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर ऑफर्स नहीं होती। और पहले भी मैं ये जिक्र कर चुका हूं कि इमरान खान साहब अगर ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि उनके लिए हालात और माहौल साजगार हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करने का, इलेक्शन लड़ने का, हुकूमत करने का पूरा पूरा मौका दिया जाए और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, 9 मई के वाकयात के हवाले से जो लोगों को पकड़ा गया है उनको छोड़ दिया जाए या जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, जो कोई भी सूरत हाल है, तो इमरान खान साहब को थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और खान साहब ने तो इस हवाले से कल की ये खबर थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा लेकिन सियासतदानों के ऊपर तनकीद करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब ने इस तरह की कोई कमिटमेंट की है या इस तरह का उन्होंने कोई अपने साथ ही कोई वादा किया है तो मेरा ख्याल है कि इस पर उन्हें अमल करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपना रवैया, अपनी जुबान मुनासिब नहीं करेंगे और जो लफ्जी गोलाबारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हालात और माहौल बेहतर नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को थोड़ा सा सीज फायर करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए अच्छा होगा। अच्छा जी, मरियम नवाज ने पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब किया और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ दौर के बाद एक बार फिर मुईशत के लिए अच्छी खबरें आने लगी हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामतन है। लाइव स्टॉक स्कीम हासिल करने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनते वक्त पाकिस्तान के डिफॉल्ट और मुल्क के दिवालिया होने की खबरें आती थी। मुल्क को श्रीलंका से मिलाया जाता था, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 10 माह भी नहीं हुए और स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड तोड़ने की खबरें आ रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि कई हुकूमतें ऐसी देखी जो आखिरी वक्त तक अवाम को कहती थी कि हम मंसूबों पर काम करना चाहते थे, हम उस चीज से बाहर निकल आए हैं, अवाम को लाइक स्टॉक का समर मिलना शुरू हो गया है, अवाम को फायदा पहुंचना शुरू हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। वजीर आला पंजाब का कहना था कि मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, मुल्क में महंगाई कम हुई है और इस्तेहकाम नजर आ रहा है। पंजाब वह सूबा है जिसमें आटे और रोटी की कीमतें कम हुई हैं, बाकी सूबे में कीमतों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से रोज अपनी टीम से बहस करती हूं। 15 करोड़ अवाम ने रोटी खानी है, इसलिए कीमतों में इजाफा नहीं होने दूंगी। मरियम नवाज ने कहा कि अब वक्त है कि मुआशी बेहतरी का समर आम आवाम को मिलना शुरू हो, लोगों के ज़राए आमदन में इजाफा होना चाहिए, अवाम के पास इतनी इस्तिताअत हो कि अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिला सके। उन्होंने कहा कि लाइव स्टॉक कार्ड का प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें अवाम को फी जानवर अगर 10 से कम जानवर हैं तो मज़कूरा कार्ड के जरिए 2,70,000 रुपए बिला सूद 4 माह के लिए दिए जाएंगे ताकि जानवरों की बेहतरीन देखभाल की जा सके। उनका कहना था कि इस इकदाम से न सिर्फ पंजाब की आवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी होंगी बल्कि बरामद में भी कारआमद साबित होंगी। इस प्रोग्राम की कोई लंबी चौड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइव स्टॉक 20 अरब का प्रोग्राम है, जिसमें 11 अरब लाइव स्टॉक कार्ड के लिए मुख्तस हैं। 90,000 लोगों को ये कार्ड दिया जाएगा और 4 लाख जानवरों के लिए कार्ड के जरिए पैसे रखे गए हैं। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि जानवरों के नशोनुमा को बेहतर करते हुए इसके गोश्त को बरामद भी किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में पहली दफा जानवरों की टैगिंग का सिलसिला भी शुरू किया है। हर जानवर को एक QR कोड दिया जाएगा ताकि मार्केट में मतलूबा डिमांड का पता लगाया जा सके और इनका मुकम्मल डाटा हमारे पास मौजूद हो। वजीर आला पंजाब का कहना था कि मेरा ऑफिस किसानों को रोजाना की बुनियाद पर हजारों कॉलिंग करता है ताकि इनके मसाइल सुने जा सके। हर रोज रात को सोने से पहले इस डाटा का जायजा लेती हूं। उनका कहना था कि पंजाब में पहली बार किसानों को 400 अरब रुपए का किसान कार्ड मिला है। हमारी जितनी भी स्कीमें हैं इनके लिए लाखों दरखास्तें मसूल हुई हैं, जो लोगों के नवाज शरीफ पर इतमाद को जाहिर करता है। नवाज शरीफ और उसकी बेटी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। उनका मजीद कहना था कि आगाज में किसानों को हुकूमत से लड़ाने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन जब किसानों की राय मैं सुनती हूं तो वो बहुत खुश हैं। दहाइयों बाद पहला साल है कि खाद ब्लैक में फरोख्त हुई, ना मुंह मांगी कीमतों पर बेची गई खाद की एक कीमत मुकर्रर की गई और सस्ते दामों किसानों को फराहम की गई। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द किसानों के लिए हर तहसील में मशीनरी फराहम करने की स्कीम लेकर आ रहे हैं ताकि इनकी मजबूरी को देखते हुए मुंह मांगी कीमत ना मांगी जाए। जनूबी पंजाब की खवातीन को माल मवेशी देने जा रहे हैं ताकि अफजाइश बढ़े और इनके पास बाइज्जत रोजगार हो। मरियम नवाज ने कहा कि आज 8 अरब रुपए से जायद बजट में कायम 4 सड़कों का आज इफ्तिताह करने जा रही हूं। सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती, जैसे बयान देने वालों की अकल पर मातम करती हूं। सड़कें नकलो हमल का सबसे बड़ा जरिया है, जहां सड़कें बनती हैं वहां तरक्की आती है।
वजीर आला पंजाब ने कहा कि मुंह और पांव की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी होती हैं। ऐसे लोगों का कदम सिर्फ मुल्क के खिलाफ उठता है और जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच, बदतमीजी और बद तहजीबी होती है। ये दरअसल बीबी मरियम इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगाई थी और जहां पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की, वहां पर शहबाज शरीफ को भी अर्दली कह दिया। तो इस वजह से मरियम नवाज का रवैया भी इमरान खान के खिलाफ काफी जारहाना है। बल्कि मरियम नवाज जहां पर भी जाती हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इमरान खान की मुखालफत ना की हो, इमरान खान का नाम ना लिया हो और उसके खिलाफ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ना किया हो। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगर अब जो सेशन मुज़ाकरात के हवाले से होगा उसमें हमारे अगर डिमांड्स को पूरा ना किया गया, मतलब कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस थे उनको ना छोड़ा गया और 9 मई को लेकर और 26 नवंबर को लेकर अगर हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया गया, मतलब कि जुडिशल कमीशन ना बनाया गया, तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे और यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब एक तरफ तहरीक इंसाफ है तो वो भी इल्जामात लगाना, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना या आप कह लें कि बदतमीजी करना, और दूसरी तरफ अगर हुकूमत को देख लें तो उसका रवैया भी गलत है। मरियम नवाज को देखें तो इमरान खान के खिलाफ वो कौन से इल्जाम नहीं लगाती। मुल्क दुश्मन कहती है, उसको जलाओ गिराओ का मास्टरमाइंड कहती है, 9 मई का मास्टरमाइंड कहती है, वगैरह वगैरह। और अब भी उसने जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, यानी कि जानवरों की बीमारियों को इमरान खान साहब के साथ तशबीह दे दी है, तो रवैया इंतहाई गलत है और बदतमीजाना है। मैं समझता हूं कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। और अगर हम मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो जिस तरह की ये अब सूरत हाल चल रही है, तो जब तक ये सीज फायर नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाना और बदतमीजियां करना बंद नहीं करेंगे, मुज़ाकरात आगे बढ़ ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि हमारी डिमांड्स को अगर आप पूरा ना किया गया, जो तीसरा सेशन मुलाकात के हवाले से होने जा रहा है, तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि या तो तीसरा सेशन ही नहीं होगा, अगर तीसरा सेशन हो गया तो उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा, और मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला मुझे ज्यादा देर तक चलता हुआ और इसका कोई नतीजा निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल मरियम नवाज के इन अल्फाज को मैं कंडेम करता हूं, उनका रवैया सही नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब का रवैया सही नहीं है, इस तरह मरियम नवाज का रवैया भी सही नहीं है। अच्छा जी, वजीर आला का मजीद कहना था कि सुथरा पंजाब का मंसूबा पूरे सूबे में फाल हो चुका है, आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। रवां साल अपना घर और अपनी छत प्रोग्राम के तहत रवां साल 1 लाख लोगों के घर बनाए जाएंगे। 5 साल के अंदर 5 लाख लोगों को घर देने की कोशिश की जाएगी। हमारे सूबे में हर शोबे में काम हो रहा है। उनका कहना था कि साबका दौर में क्यों काम नहीं हुआ और अवाम का पैसा उन पर खर्च क्यों नहीं किया गया। नजर आ रहा है कि अवाम का पैसा इन पर लगाया जा रहा है। गुज़िश्ता दौर में एक नया अस्पताल या नया स्कूल नहीं बनाया गया। पिछली हुकूमत ने 4 साल में काम क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हम जानवरों की बल्कि सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी अच्छा इलाज करेंगे। तो ये जनाब मरियम नवाज की गुफ्तगू थी। और अब हम बात करेंगे आईनी बेंच के हवाले से। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है। अच्छा, इंट्रा कोर्ट अपील ये होती है कि जब कोई एक अपील किसी फोरम पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, चलिए इस तरह समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई, उस अपील के फैसले के बाद वो किसी के फेवर में आती है या किसी के खिलाफ आती है, उसी फोरम पर जब दोबारा से अपील फाइल की जाती है तो उसको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। लेकिन इसमें फर्क यह होता है कि इंट्रा कोर्ट अपील में जजेस की तादाद पहले जिन जजेस ने अपील को सुना होता है उनसे ज्यादा होती है। तो ये जनाब सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जमान की मिलिट्री ट्रायल पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं। तो इस खबर को डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया है। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि माजी में दहशतगर्दाना हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का कहां ट्रायल हुआ। इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला, तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट जाएं। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने सवाल किया, क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजम बरी होता है, फौजी अदालत से सजा हो जाती है, क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम
किया जाता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज करते हुए मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया और मौकफ अपनाया कि आर्डर के मुताबिक ये तमाम बुनियादी हकूक हैं जिनकी वजाहत कर दी गई है। दौरान समाअत आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुलजमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि यह दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, किसका नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली बजर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के तमाम मुलजमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में होगा। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि ख्वाजा साहब 9 मई के कुल कितने मुलजमान थे? जिन मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया, इनसे मुतल्लक कोई ATC का आर्डर तो दिखाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री तहवील लेने का अमल कौन शुरू करता है? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का कहां ट्रायल हुआ? एक आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। ख्वाजा साहब वो केस आम अदालत में चला, आप एक फरीक के वकील थे, इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला, तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इन तमाम मुकदमात की एक FIR भी हमें दें। दौरान समाअत भारतीय जासूस गुलभूषण यादव केस का तज़किरा भी हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली बदर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कल अदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कल अदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब गुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे? इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुलजम बरी हो रहा है और उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है, क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शुहद देखकर ही करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। इस मौका पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, आप सवालात की बरी हुई बास्केट लेकर जा रहे हैं, तो ये जनाब सूरत हाल थी। जस्टिस साहबान ने अब बड़े बड़े सवालात रख दिए हैं। अब देखते हैं कि आइंदा तरीक पेशी जो कि कल है, इन सवालात के क्या जवाब दिए जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने सहाफियों से और वकला से जो बातें की, उस हवाले से उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लिखा है कि जी, साबिक वजीर आजम इमरान खान की अडाला जेल में मीडिया और वकला टीम से अहम गुफ्तगू। 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं, हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए, किसी कबायली इलाके से नहीं। हुकूमत इनको किसी अदालत में पेश कर रही है, ना ही इनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इकदाम कर रही है। इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई, 64 लोगों को जख्मी और 14 लोगों को शहीद किया गया, इनके कत्ले आम की शफाफ तहकीकात की जाए। यहाँ तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टा इन्हें मजलूम अफराद को हरासा किया जा रहा है। कोटली सतिया से हमारे 17 साल कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया, फिर उसके गमजदा खानदान को हरासा किया गया कि वो अपना केस वापस लें। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया था, जब हम पर ही गोलियां चलाई गई, हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरअमन नहत्ती अवाम को ही दहशतगर्द बना दिया गया। उनके घरों का तकद्दुस पमाल किया गया, बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई। मेरे घर में भी तोड़ फोड़ की गई। 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनाना नागुज़ीर है। मैं इस वाक़े को तब तक बोलने नहीं दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ ना मिले। मेरे मुतालबात जायज और मकूल हैं, लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ये चाहती है कि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होगी, इमरान खान साहब की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत या तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाना नहीं चाहती, वो बदनीयत हैं, या उनके इख्तियार से बाहर है, वो मुलाकात करवा ही नहीं सकते। वट एवर जो कोई भी सूरत हाल है, लेकिन अब खान साहब का ये अब क्लियर मैसेज आ गया है कि अब अगली नशिस्त में अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया
और जुडिशियल कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात का यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा ख्याल है कि यह मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा और इसका कोई भी पॉजिटिव हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, बुशरा बीबी के खिलाफ कंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। बुशरा बीबी जो कर रही है वो मेरी जात के लिए कर रही हैं। संगजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामला से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर इनको खराज तस्लीम पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्सन का मामला हर सतह पर उठाएं। पाकिस्तान में आमरीत का 10 साल प्लान लाया गया था, जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहां जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। हुमायूं दिलावर ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई। दूसरी जानब रावलपिंडी सरगोदा के जजेस इंसाफ पर मबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी को कत्ल कर दिया गया। मुल्क में मौजूद इस फस्ताई निजाम के होते हुए मुआशी तरक्की का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकेगा। मुआशी खुशहाली के लिए सरमायाकारी जरूरी है और सरमायाकारी मुल्क में अदारों के अपने हदूद क़यूद में रहते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी सरमायाकारों के इत्मीनान को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचा रही है। अफसोसनाक अमर तो यह कि इसके तरादुक के जिम्मेदारान की सारी तवानाइयां और वसाइल हमारी जमात को दीवार से लगाने में सरफ हो रही हैं। वक्त आ गया है कि अपनी जाती अनाव और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।